मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। कुछ दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे वो। इस कैलेंडर के अनुसार एमपीपीएससी 2026 का प्रीलिम्स 26 अप्रैल 2026 को होगा और जो बच्चे एमपीपीएससी 2025 मेंस का इंतजार कर रहे थे, आयोग ने स्पष्ट किया है अब वह मेंस उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही हो पाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, 2026 को टारगेट बना लीजिए। क्योंकि आपका मेंस कंप्लीट है, प्रीलिम्स भी कंप्लीट है, बस रिवीजन करते रहिए, इससे पढ़ाई में भी बने रहेंगे और कॉन्फिडेंस में भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं और प्रमुख रूप से प्रीलिम्स के लिए, मेंस की बात नहीं करूंगा। तो जो बच्चे 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनकी दो कैटेगरी हैं, एक है फ्रेशर और दूसरे हैं प्रताड़ित। फ्रेशर कहने का मतलब जस्ट अभी 12th किया है, ग्रेजुएशन करके आए हैं या घरेलू महिला हैं, जॉब में हैं, लेकिन पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें एमपीपीएससी का एम भी नहीं मालूम। तो उन बच्चों को मैं फ्रेशर कैटेगरी में रख रहा हूं। इनको 4 स्टेप बताऊंगा रणनीति के, अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दूसरा है प्रताड़ित। प्रताड़ित कहने का मतलब 1-2 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, कुछ गलतियों के चलते सिलेक्शन नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिल पाई। तो इसमें अंतर ये होगा कि हम इनको बताएंगे कि शुरुआत से तैयारी कैसे करनी है और इनको ये बताएंगे आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और उसके लिए और क्या सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर के लिए। पर फ्रेशर में भी 2 कैटेगरी हैं और ये कैटेगरी मानसिक रूप से मैंने डिवाइड की है। जब बच्चा पढ़ने आता है एमपीपीएससी तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि हम एसडीएम बनने की तैयारी करने जा रहे हैं, और एक वो बच्चा होता है जो ये मन में सोचता है कि हमें एसडीएम बनना ही है। दोनों में अंतर है बेटा, ये प्रोसेस है और ये जिद है। अब तुम पहचानो अपने आप को कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। जो सोचते हैं कि हमें एसडीएम बनने की तैयारी करनी है, उनका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है कि वो नोट्स कलेक्टर होते हैं, और जो नोट्स कलेक्टर होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते। नोट्स कलेक्टर का मतलब कहीं भी जाते हैं, किसी कोचिंग में किसी टीचर से मिलते हैं, किसी सीनियर से मिलते हैं, तो उनके नोट्स कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। पीडीएफ मिल जाए, नई किताब मिल जाए, नया नोट्स मिल जाए, किताबों का अंबार लगाते हैं। इनका दूसरा लक्षण होता है वो बहाने बहुत बनाते हैं। घर में बहुत काम था, थक गए, नौकरी पे बहुत थकावट थी, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, इस प्रकार के बहाने जो बनाते हैं, सामान्यतः उनको सफलता नहीं मिलती। आलसी प्रकृति के होते हैं, बहुत समय है, आराम से पढ़ाई कर ली जाएगी। यदि 3 में से कोई एक लक्षण है तो बेटा माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है। एग्जाम उन्हीं के लिए है जिनकी सोच जिद्दी है, वो जो मान कर बैठे हुए हैं कि एसडीएम बनना ही है। वो ऐसे लोगों का विचार ये होता है कि जहां संकल्प होते हैं वहां विकल्प नहीं होता। करना है मतलब करना है, थकावट भी होगी, प्रताड़ना भी होगी, परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसी सोच वाले बच्चे जिनके कमरे पर लिखा होता है एसडीएम, तो मेरी जो रणनीति है वो इन बच्चों के लिए है जो एसडीएम बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहानेबाज नहीं है, आलसी नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको रणनीति बताऊंगा, यह रणनीति केवल वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनके अंदर गुर्दा है और हिम्मत है कि हम करके दिखाएंगे। तो रणनीति है टोटल 115 दिन की, और यह रणनीति सोमवार से लागू हो जाएगी। कुल मिलाकर 115 दिन आप जोड़ लेना, 26 अप्रैल को जब एग्जाम हो रहा हो। तो जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करते जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसकी पूरी जवाबदारी मेरी रहेगी कि आपने जैसा मैंने कहा है वैसा किया, सफलता नहीं मिली तो आप मुझे आकर सीधा ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी रणनीति को मैंने फॉलो किया, मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन जो बता रहा हूं उसको ईमानदारी से फॉलो करना। 115 दिन में पहले जो 5 दिन इसको मैंने कहा स्टेप 1, और ये उनके लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, पता नहीं कैसे तैयारी करनी है। तो पहले तो स्टेप 1 में आप समझना होगा कि एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, ये जानकारी आपको हो जाती है। और नहीं है तो उसका अलग से वीडियो डला हुआ देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इनमें प्रोसेस होती है। मैं ये मान के चलता हूं कि तुमको मालूम है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, बस अब केवल रणनीति की बात करने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो पहले 5 दिन, पूरे 5 दिन तुमको 2 काम करने हैं। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस निकालो पीडीएफ, उसकी 2-3 कॉपी करा लेना, एक तकिया के नीचे घुसेड़ लो, एक ऊपर चिपका लो। सिलेबस को तो महबूबा समझो, जब भी याद आए तकिया से बाहर निकालो, देखो, फिर तकिया के नीचे घुसेड़ दो। एक भी दिन ऐसा नागा मत करो कि जब सिलेबस तुम आंखों से देखो। जिन बच्चों को सिलेबस रटा हुआ होता है, या रटा कहने का मतलब जिनकी समझ अच्छी होती है सिलेबस की, उनका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। क्योंकि जब उन्हें सिलेबस रटा होता है ना, तो उन्हें मालूम होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जब वो न्यूज भी पढ़ते हैं ना, तो उन्हें मालूम होता है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये नहीं है। तो अखबार पढ़ने में भी सहूलियत होती है, करंट अफेयर्स पढ़ने में सहूलियत होती है, किसी की बातें सुन रहे हैं उसमें सहूलियत होती है। दूसरा काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स वाले हैं वो तुम 1993 से लेकर 2025 तक लगाना, सॉल्व होने चाहिए, उसके उत्तर होंगे।
अब 1993 में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स के होंगे, कई जनगणना के होंगे। अब 2025 में हम खड़े हैं तो 1991 जनगणना का क्वेश्चन 1993 में आया होगा, हमारे काम का तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आउटडेट हो गए हैं, करंट के नहीं हैं, इतिहास बन चुके हैं और हमारे काम आने वाले नहीं हैं, उनको छोड़ देना, लेकिन उनका पैटर्न पकड़ लेना कि जनसंख्या के क्वेश्चन 1993 में ऐसा पूछा था, तो इस पैटर्न पर वो रिपीट कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखो तो उसके पैटर्न को समझो और उन क्वेश्चनों के उत्तर को रटो जो बदले नहीं जा सकते। जैसे अकबर के पापा का क्या नाम है, क्या ये बदला जा सकता है? ये इतिहास है। तो पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के हैं सॉल्व अच्छे से रट डालो, और जो मेंस के हैं वो 2014 से लेकर 2024 तक अनसॉल्व रट डालो। मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रश्न रट डालो, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं बात की बात है। कुल मिलाकर मैं ये रटने के लिए बोल रहा हूं, आप रटो, क्योंकि नए हो, समय के साथ ये चीजें समझ में आएंगी। पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी तेज करनी पड़ती है। अगर कुल्हाड़ी जिसकी तेज है, एक बार में पेड़ कटेगा। पंचवर्षीय योजना बनाकर नहीं बैठना है। ये 5 दिन अगर कोई स्किप करता है, मेरी बात को सीरियस नहीं लेता है, उसका रिजल्ट वहीं खराब हो गया। क्लियर है ये बात? तो जब सिलेबस रट लोगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे और उनकी एक समझ बना लोगे, पैटर्न पकड़ लोगे, फिर हम आते हैं पढ़ाई की तरफ। अब प्रीलिम्स में 10 यूनिट हैं। अब चूंकि पहली बार पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में नहीं गए हो, अगर कोचिंग में जा रहे हो तो वो अपने हिसाब से बताएंगे रणनीति, लेकिन अगर आप सेल्फ कर रहे हो तब ये रणनीति आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। और अगर पहले से आप किसी की रणनीति में हो तो उसकी रणनीति पे भरोसा करना, बंदरों की तरह कूदना नहीं, ये मास्टर अच्छा है वो बुरा है नहीं। इंदौर का हर एक मास्टर टॉप मास्टर है, जिसकी शरण में गए हो उनके पैर पकड़े रहो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। बंदरों की तरह मत कूदना। यहाँ तब आना जब तुम्हें कहीं और नहीं गए हो, किसी और की रणनीति फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर किसी की कर रहे हो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, 10 यूनिट हैं, उसमें से यूनिट 1, यूनिट 5 और यूनिट 10। हमारे पास 35 दिन है और इन 35 दिन में हमें इन 3 यूनिट को कंप्लीट करना है। अगर हम इन 3 यूनिट का कॉम्बिनेशन देखोगे तो इंटरेस्ट वाली यूनिट है। पहली यूनिट इतिहास की है, एक पॉलिटी की है और एक जनजाति की है। मतलब कुल मिला के फैक्ट होंगे, बहुत ज्यादा टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। सर कहाँ से पढ़ेंगे? तो आकार और निर्माण में से किसी के भी नोट्स ले लो। समय कम है, घरेलू महिला हो, जॉब में हो, कम समय मिल पा रहा है, मान लो दिन में सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो आकार के नोट्स लेना। समय ज़्यादा है, डिटेल में पढ़ सकते हो, तो निर्माण के नोट्स लेना। दोनों में से बेस्ट कौन है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आकार अपनी जगह टॉप पर है, निर्माण अपनी जगह टॉप पर है। मतलब समझ रहे हो, शॉर्ट में पढ़ना है आकार, डिटेल में पढ़ना है निर्माण, वो तुम्हारी क्षमता के ऊपर है। समय कम है, आकार पढ़ो, समय ज़्यादा है, निर्माण पढ़ो। तो इन 3 यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। और जो अगर समय खाली है, उस समय खाली में अगर 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तो पर्याप्त समय है 35 दिन के लिए। लेकिन पढ़ाई का एक तरीका होगा, जब इनके नोट्स पढ़ रहे होते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के भी देख चुके हो तुम। तो इतिहास जब पढ़ रहे हो तो देखना इतिहास में 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कैसे आए थे। तो कोशिश करना कि जब हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 मार्कर्स के भी क्वेश्चन निकल आए और उनको अपनी कॉपी में 3-3 पॉइंट लिखते चलो। तो फैक्ट भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ 2 मार्कर्स भी तैयार होंगे और आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। तो प्रीलिम्स भी हो रहा है तैयार, मेंस भी तैयार हो रहा है, 2 मार्कर्स भी हो रहा है और उसका अप्रोच भी बनता जा रहा है। चूंकि तुम पॉइंट में लिख रहे हो तो केवल फैक्ट लिख रहे होगे। और कोशिश करना कि जब यूनिट 1 जो भी पढ़ रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मिल रहा हो। अगर अकबर पढ़ा है तो पहले देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि देख चुके हो तुम पहले, कि अकबर से कितने प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं। यही तुम्हें चालाकी दिखानी है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे नहीं गए पिछले 20 साल से, उस टॉपिक में जान नहीं देना है। जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसमें तुम्हें अच्छे से जान देनी है। क्या मैं बात समझा पाया हूं तुमको? इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पर जोर दे रहा हूं कि तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना है। 100% कंप्लीट करके नहीं एसडीएम बनोगे। 100 में से 60% अगर तुम नंबर ले आते हो मेंस में तो तुम एसडीएम हो पक्का। 40% फिर भी छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो ये बता सकते हैं। तो जिसने अच्छे से ये किया हुआ है वही स्टेप 2 पर जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कोशिश करना है कि 2 मार्कर्स भी बनते चले, कोशिश करना है फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो कवर होते चलें। और जब हम पढ़ते हैं किसी भी यूनिट को, 1 को, 5 को, 10 को, तो एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू या तो मार्केट से उठा लें, कोचिंग वाले लगवाते हैं, फोटो कॉपी की दुकान पर मिल जाएगी, शुभम जेरोक्स है इंदौर में, लकी जेरोक्स है इंदौर में, नेट पेन के नंबर मिल जाएंगे। ये तुम्हें बंडल के बंडल सभी नोट्स के भेज देंगे। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं ऑनलाइन के लिए। तो तुम क्या करो, या तो किसी कोचिंग के नोट्स टेस्ट मंगा लो, उनको लगा डालो, या घटना चक्र या ल्यूसेंट के एमसीक्यू लगा डालो। एमसीक्यू लगाओ, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो कहीं से भी लगाओ, और लास्ट में उसका रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है? जो फैक्ट्स तुमने बनाए हैं, जो लिखे हुए हैं, जो 2 मार्कर्स बनाए हैं, जो तुम पढ़ चुके हो, रात में सोने से पहले उसी का रिवीजन करना है। और रिवीजन उसका करना है जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, और कॉपी में वही लिखना जो तुम भूल रहे हो।
जो याद है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो नोट्स छोटे बनेंगे, रिवीजन करने में मजा आएगा। सिलेक्शन उसी का होता है जिसका रिवीजन अच्छा हो। तो सोने से पहले जो भी आज पढ़ा है उसका रिवीजन कंपलसरी है। तो ये प्रोसेस स्टेप 1 में तुमको करना है। जैसे ही 35 दिन पूरे होंगे तुम्हारी यूनिट 1, यूनिट 5 और यूनिट 10 शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स भी बन चुके हैं और उसका क्रक्स हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। और जब हम बैठे होते हैं अकेले में तो उसका रिकॉल करते रहते हैं, अच्छा अकबर ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी, इस प्रकार से चाहे में दोस्तों के साथ बैठे तो रिकॉल करते रहो। तो रिवीजन के साथ रिकॉल भी करते रहना है, इस पूरी प्रोसेस में खो जाना है अगर एसडीएम बनना है तो। एसडीएम बनना कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पार्ट टाइम जॉब उनके लिए है जो बहुत स्मार्ट हैं और वो जानते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है, कितना छोड़ना है। तो उनके लिए पार्ट टाइम जॉब है। मेहनत करना चाहते हो, पहली बार कर रहे हो, तो अपने लिए फुल टाइम जॉब समझना और कोशिश करना कि अच्छे से कर पाओ। तो साथ ही साथ ध्यान रखना, करंट अफेयर्स एग्जाम पीडिया नाम का एक बुक आता है, बड़ा अच्छा मेहनत करते हैं वो लोग। तो उसमें क्या है, महीने का पूरा करंट अफेयर्स होता है। तो कभी भी खाना खाते हुए, चाय पीते हुए 2-4 पन्ने रोज रोज पढ़ते रहोगे करंट अफेयर्स के, तो वो करंट अफेयर्स तुम्हारा अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं करनी है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज रोज पन्ना पलटते रहना। तो तुम्हारे टेबल के ऊपर करंट अफेयर्स का एक ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आते हैं स्टेप 3 पर, जो है 40 दिन का। इसमें यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 9 तुमको कंप्लीट करना है। जरा ध्यान से देखोगे, यूनिट 9 भारत का भूगोल, ये टेक्निकल है। फिर 6 इकोनॉमिक्स, ये टेक्निकल है। 7 और 9 यह भी टेक्निकल है ना, कंप्यूटर और विज्ञान है इसमें। अब आप समझना इसके लिए कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा टेक्निकली है। तो ये वाला जो 40 दिनों का बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि पढ़ने की आदत हमें हो चुकी है, हम बैठने की आदत हमें हो चुकी है, पैटर्न समझने की आदत हमें हो चुकी है। तो जब हम इनको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो टेक्निकल जब शब्द आएंगे तो हम उतना फेमिलियर हो चुके होंगे। तो ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और यही पोर्शन 40 दिन का बहुत मेहनत वाला है, बहुत फोकस वाला है। तो तुमको 40 दिन में ये 4 यूनिट तो कंप्लीट करनी ही करनी है। साथ ही साथ एमपी जीके की एक किताब आती है जिसका नाम है परीक्षा धाम। तो परीक्षा धाम अगर नया एडिशन हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें डेटा अपडेट हो जाता है। तो इन यूनिट के साथ साथ परीक्षा धाम भी तुमको कंप्लीट करनी है नहीं 40 दिन में। अब बोलोगे सर कैसे पॉसिबल हो सकता है? इजी है। परीक्षा धाम में क्या होगा, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संविधान व्यवस्था और मध्य प्रदेश का विविध। तो वो पूरा मध्य प्रदेश उसमें कंप्लीट होगा। और मध्य प्रदेश से 35 से लेके 45 क्वेश्चन तक आते हैं एमपीपीएससी में। तो ये तो हमारे लिए कंपलसरी है। इसीलिए 40 दिन के अंदर इसको भी धीरे धीरे रोज रोज पढ़ना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से सुबह दोपहर शाम जब भी तुमको सहूलियत मिले करना ही है। सर समय कम है, पहले ही बोल दिया है, बहानेबाज हो तो एग्जाम की तैयारी मत करना। परीक्षा धाम के बाद रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? जो हम ये पढ़कर आए हैं स्टेप 2 में उसका रिवीजन, स्टेप 1 का भी रिवीजन चलेगा साथ साथ, और स्टेप 3 में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका भी रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रिवीजन तुम इसका भूलते हो या इसका भूलते हो तो फिर आगे की तैयारी तुम्हारी फेल हो जाएगी। इसलिए रिवीजन पर विशेष फोकस करना है। और 2 मार्कर्स इसकी तरह इसके भी बनाते हुए चलना है। और फैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह याद रखना है कि भूगोल में नर्मदा से अगर कोई प्रश्न आया है तो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई भी फैक्ट जो तुम पढ़ रहे हो अगर वो तुम्हें याद नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कहानी अधूरी है अभी। ये बात मैं समझा पाया हूँ। फिर आते हैं लास्ट स्टेप पर जिसको बोलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 जो है वो 29 दिन का है, होना चाहिए 30 दिन का। एक दिन पूरा रेस्ट करना, बढ़िया एंजॉय करना, कोई टेंशन मत लेना। 115 दिन में जब कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन में क्या कर लोगे, मेरा ये मानना है। बढ़िया रिलैक्स करना, जितना तुम रिकॉल कर पाओ लेटे लेटे रिकॉल करना, रिवीजन करना, कुछ नया मत पढ़ना। तो 29 दिन का ये टारगेट है। इसमें तुमको यूनिट 2 यूनिट 4 पढ़ना है। अब देखो ये पूरा वाला रिवीजन सेक्शन है। यूनिट 2 में क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास। यूनिट 4 में क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल। और तुम मुझे बताओ तुमने क्या कंप्लीट कर लिया? परीक्षा धाम। तो परीक्षा धाम में क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास पहले से कंप्लीट है, मध्य प्रदेश का भूगोल पहले से कंप्लीट है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पहले से कंप्लीट है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पहले से कंप्लीट है। पूरी परीक्षा धाम कंप्लीट होने का मतलब है यूनिट 2 कंप्लीट, यूनिट 4 कंप्लीट, यूनिट 5 कंप्लीट, यूनिट 6 कंप्लीट। समझ रहे हो? तो ये एक प्रकार से रिवीजन ही है। 30 दिन हम रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से। फिर नोट्स जो हमने बनाए हैं 2 मार्कर्स फैक्ट के इत्यादि के, उनका रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है अब। फिर परीक्षा धाम का रिवीजन अच्छे से करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है अब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पढ़ते हुए आए हैं रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। और जब फ्री बैठो तो उसको रिकॉल करना है बार बार। तो लास्ट के 30 दिन अगर आप देखोगे जो मेरी रणनीति है उसमें रिवीजन पर मैंने बहुत दम दिया है, नई चीज पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। और ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेप नंबर 3 ये पूरा टेक्निकल है। इसमें तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी यूनिट हैं सब टेक्निकल हैं। हो सकता है टीचर की जरूरत पड़े,
तो उसके लिए यूट्यूब है, कई सारे व्यवस्था है, वहां पर जाकर तुम अपना हेल्प कर सकते हो। कहीं नहीं समझ में आए तो नैया पार पर फोन करोगे, टीचर तुमको सॉल्यूशन दे देगा। चाहे एडमिशन लिया और ना लिया हो, स्टूडेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, नैया पार आपके लिए खड़ा हुआ है। तो ये 4 स्टेप आपको समझ में आया नहीं आइए बताइए। तो 115 दिन में हमें कैसे क्या तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो कैटेगरी कितनी थी? 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी वो थी जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर के 4 स्टेप थे, मैंने बहुत अच्छे से बताए। अब आते हैं प्रताड़ित समुदाय। प्रताड़ित समुदाय जो है ना, इसकी भी 2 कैटेगरी हैं मेरी नज़रों में। मैं तो इसकी 3 कैटेगरी मानता हूँ। प्रताड़ित समुदाय का मतलब जिन्होंने 2-3 बार प्रीलिम्स दे दिया है, सफलता नहीं मिल रही है। सफलता नहीं मिल रही, उसके पीछे का कारण है तुम्हारा नेचर। 3 प्रकार के लोग होते हैं जो प्रताड़ित हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के बाबा लोग हैं, खग्गी लोग हैं, पुराने लोग हैं। पहला है, एक होते हैं बंदर प्रकृति के, 2-3 बार प्रीलिम्स में दे चुके हैं लेकिन बंदर प्रकृति के हैं। बंदर प्रकृति का मतलब उछल कूद बहुत करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। जैसे ये नोट्स अच्छे नहीं है, वो नोट्स अच्छे हैं। ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा है। ये कोचिंग अच्छी नहीं है, वो कोचिंग अच्छी है। ये दोस्त अच्छा नहीं है, वो दोस्त अच्छा है। ये कमरा अच्छा नहीं है, वो खुद को दोष ना देते हुए दूसरों को दोष देते हैं, और बाकी बचा हुआ समय उनका बाबू खा जाता है। फिर सपने देखते हैं कि हम एसडीएम नहीं बन पाए। तो जिनका नेचर है बंदर प्रकृति का, ये भूल जाएं कि वो एसडीएम बनेंगे। फिर दूसरे होते हैं बैल प्रकृति के। बैल प्रकृति की विशेषता ये है, 12 घंटे 13 घंटे पढ़ते तो हैं, वो कहीं नहीं जाते, उनका सपना है एसडीएम बनना, लेकिन कोल्लू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। स्मार्ट वर्क का मतलब सिलेबस नहीं अच्छे से कवर है, पता नहीं है कि क्या आना है क्या नहीं, बस पढ़ने में लगे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ बिल्कुल भी नहीं है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते बहुत हैं। ऐसे लोगों को भी सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग 2 या 3 नंबर से चूकते हैं, और ऐसे लोग तो दूर ही रहते हैं, इनका तो कोई है नहीं, बहानेबाज है नंबर 1 के। फिर तीसरी कैटेगरी होती है जो प्रताड़ित हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो होते हैं चैंपियन। ऐसा बच्चा जो फेल हो गया है, 5 नंबर से गया, 2 नंबर से गया, वो बाहर आकर कहता है कोई नहीं, इस बार तो सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बोलता है अपने आप से, मुझे अपनी कमियों को पहचानना है और उसमें सुधार करना है। फिर वो सोचता है कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी कमियों को सुधार पाए। तो कोशिश सब टीचर करते हैं कि बच्चों की कमियों को सुधारा जाए, क्योंकि इतना पढ़ लिया, पेट भर गया, दरारें बची हुई हैं, और वो दरारें 1-2 नंबर से प्रीलिम्स से बाहर कर देती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स कमजोर है लेकिन मेंस बहुत तगड़ा है, पर मौका नहीं मिल पा रहा है, 1-2 नंबर से हर बार बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटरशिप की बहुत जरूरत है।